के साथ समय बीतता गया तो शुरू शुरू में तो मतलब अच्छे लगा भाई, उनका व्यवहार भी, सारी चीज़ें भी अच्छी भी। लेकिन जिस मुद्दे के लिए हम, जैसे गाय बहुत बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे, क्यों हम बता चुका हूँ मैं कि गौ चरण मुक्ति के लिए हमने आंदोलन किया था। तो आरएसएस पे इस टॉपिक पे भी काफ़ी बात होती रही। तो उन्होंने गाय से, धर्म से, मतलब वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। उसको कहते थे कि तो हिंदू विरोधी सरकार है, गाय की विरोधी सरकार है। लेकिन उस सरकार के हमने विरुद्ध मतलब एक गाय को लेके, गौचरण भूमि को लेके, मतलब जो गाय का संरक्षण होना चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था 2011 में। तो उसमें जो मतलब सरकार की तरफ से हमने, जो बीजेपी की उस टाइम विपक्ष में थी, उन्होंने जो जो वादे किए थे उस टाइम भी, भाई मतलब जो हिंदू धर्म के लिए हम कर सकते हैं शायद कांग्रेस नहीं कर सकती। तो हमने एक आंदोलन किया बहुत बड़ा गौचरण भूमि मुक्ति के लिए, और लगभग सक्सेस भी हुआ हमारा आंदोलन। नमस्कार साथियों, मैं हूं सोमवीर और आज हम आपसे खास मेहमान को मिलवाने वाले हैं। आज के सेशन के हमारे खास मेहमान हैं संदीप मलिक, जो लगातार किसान आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन और तमाम इस प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए, उनकी एक लंबी जर्नी है। उन्होंने 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के बाद हिंदू धर्म को त्याग करके सिख धर्म अपनाया। उनसे पूरी उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का उनका जीवन काल रहा, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि उन्हें अपना धर्म छोड़ करके सिखिज्म की तरफ जाना पड़ा। सबसे पहले तो संदीप जी स्वागत है। राम राम भाई जी, सभी दर्शकों को राम राम। जी संदीप भाई, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि आपने सिखिज्म कब अपनाया? क्या ऐसी मजबूरी हुई कि आपको हिंदू धर्म छोड़ करके सिखिज्म की तरफ बढ़ना पड़ा? देखिए सोमवीर भाई, सिखिज्म 2016 में जो हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ था, उसके बाद मैंने हिंदू धर्म को त्याग दिया था और मैं सिक्खी को मतलब समझने लग गया था, मानने लग गया था। और आज से 2.5 साल पहले, मतलब 2016 से तो केस तो मैंने कटवाए नहीं थे। 2.5 साल पहले से मतलब मैं दाढ़ी भी रखनी शुरू कर दी, मतलब पूरा एक सिक्खी के रूप में, मतलब अडोप्ट कर लिया सिक्खी को पूरे रूप से 2.5 साल पहले, मतलब पूर्ण रूप से। आपने सिखिज्म को अपनाया, क्या कारण रहे उसके पीछे? ऐसी क्या नाराजगी हुई एक धर्म से कि आपने उसको छोड़ना मुनासिब समझा? देखिए, धर्म तो सोमवीर जी कोई भी भाई साहब बुरा नहीं है, लेकिन हर धर्म में बुरे लोग हर धर्म में हैं, ये तो देखने की बात है। देखिए, जैसे जर्नी स्टार्ट की कि आंदोलन भी हमने काफ़ी किए। 2011 में हमने एक हरियाणा में आंदोलन किया था गौचरण भूमि मुक्ति के लिए, संत गोपाल दास जी और हमने वो आंदोलन शुरू किया था। तो जिस तरीके से भाई जो कांग्रेस की सरकार थी पहले, उसको कहते थे कि तो हिंदू विरोधी सरकार है, गाय की विरोधी सरकार है। लेकिन उस सरकार के हमने विरुद्ध मतलब एक गाय को लेके, गौचरण भूमि को लेके, मतलब जो गाय का संरक्षण होना चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था 2011 में। तो उसमें जो मतलब सरकार की तरफ से हमने, जो बीजेपी की उस टाइम विपक्ष में थी, उन्होंने जो जो वादे किए थे उस टाइम भी, भाई मतलब जो हिंदू धर्म के लिए हम कर सकते हैं शायद कांग्रेस नहीं कर सकती। तो हमने एक आंदोलन किया बहुत बड़ा गौचरण भूमि मुक्ति के लिए, और लगभग सक्सेस भी हुआ हमारा आंदोलन। उसमें सरकार झुकी भी, उड्डा सरकार थी जो, उसमें वो झुकी भी, तो हमारी कुछ मांगे माननी भी गई। उसमें जो गो आयोग बनाया गया, गो आयोग का भी उस टाइम बनाया गया उड्डा सरकार द्वारा। तो उसके बाद फिर मतलब गौचरण भूमि मुक्ति के बाद, मतलब आंदोलन के बाद, तो जैसे आरएसएस के साथ भी मेरा काफ़ी करीबी संबंध रहा। हाँ, मैं 2016 तक आरएसएस के साथ रहा, जो आरएसएस की एक बहुत, कि 5 साल आप देश दुनिया के सबसे बड़े संगठन जिसको कहा जाता है आरएसएस के साथ रहे। हाँ मैं उसकी जर्नी बताइए, किस प्रकार आरएसएस में रहते हुए आपके क्या अनुभव हुए? हाँ भाई साहब, मैं प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ आरएसएस से। जैसे इसमें मतलब पहले आईटीसी करते हैं, फिर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इस तरह का एक पैटर्न रहता है शिक्षा का, जिसको शैक्षणिक शिक्षा बोलते हैं, प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं, इस तरह का पैटर्न रहता है इनका। तो मैं प्रथम वर्ष शिक्षित था आरएसएस से, तो मैं 5 साल लगभग आरएसएस में रहा। तो जैसे मतलब एक राष्ट्रवाद की थ्योरी जो मतलब ये लेके चलते हैं आरएसएस वाले, तो हमारा जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान का, यहाँ का जो भी यूथ है, वो एक अपने आप में देशभक्ति का एक प्राउड फील करता है, भाई देश के लिए कुछ करना है। भाई यही सोच के हम आरएसएस के साथ जुड़े थे कि मतलब आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए कार्य करता है। तो शायद इसके साथ लग के हमारे को मतलब राष्ट्र के लिए हम भी कुछ न कुछ करने का मतलब मौका मिलेगा। तो जैसे उनके साथ समय बीतता गया तो शुरू शुरू में तो मतलब अच्छे लगा भाई, उनका व्यवहार भी, सारी चीज़ें भी अच्छी भी। लेकिन जिस मुद्दे के लिए हम, जैसे गाय बहुत बड़ा मुद्दा था उस टाइम पे, क्यों हम बता चुका हूँ मैं कि गौ चरण मुक्ति के लिए हमने आंदोलन किया था। तो आरएसएस पे इस टॉपिक पे भी काफ़ी बात होती रही।
तो उन्होंने गाय से, धर्म से, मतलब वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। ये मतलब एक वास्तविकता है जिसको संघ से, धर्म से, गाय से, इन चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ अपना एक विजन है, वो विजन है उनका एक जो मनुवादी व्यवस्था है उसको इस देश पे लागू करना। ये उनका एक बहुत बड़ा विजन है जो आरएसएस जिस थ्योरी पे काम करता है। ठीक, तो उसी थ्योरी को मैंने जब समझा इनका, तो फिर मतलब इनसे पीछे नाता आपने तोड़। हाँ, नाता तो उस टाइम टूटा जिस टाइम 2016 में हम अपने अधिकार के लिए जाट आरक्षण में लड़ रहे थे। तो मतलब ये संघ ही था जिसने मतलब सबसे ज़्यादा बाईकाट उस टाइम हमारा, मतलब एक सत्य का साथ देने की बजाय उल्टा मतलब सरकार के पक्ष में खड़े थे जाके, कि मतलब हमने जैसे पता नहीं पूरा जमीन क्या, पूरा देश, पूरा संसार ही मांग लिया उनसे, कि एक छोटा सा अधिकार था, जाट आरक्षण हमारा अधिकार था, उसके लिए हम एक आंदोलन कर रहे थे। और उसी आंदोलन को इस मतलब हिंदूवादी संघी सरकार ने किस तरीके से दमन किया उस आंदोलन का, किस तरह से हमारे भाइयों को मतलब 20-22 भाइयों को गोलियां मारी गई, और कम से कम 2100 हमारे जो भाई थे उन पर मुकदमे दर्ज करके आज तक भी कुछ तो भाई आज भी जेलों में पड़े हैं, और कुछ भाइयों ने मतलब 4-4 साल में उनकी जमानत होकर बाहर आए हैं। तो इसी ऐसी दमनकारी नीति हिंदूवादी सरकार ने हमारे जाट कौम के ऊपर किया। तो मतलब ये मानने की बात है कि जैसे संघी सरकार है या मतलब आरएसएस है, बीजेपी है, ये जाट को हिंदू नहीं मानती। इसका प्रमाण तो मतलब 2013 में भी हम देख चुके हैं, जिस टाइम मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे। देश में कहीं भी मतलब दंगे होंगे तो अगर जाट यूनिटी उन दंगों में नहीं है तो ये उसी टाइम हिंदू वर्सेस मुसलमान का दंगा करो की बात करेंगे। लेकिन जिस टाइम मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो इन्होंने जाट वर्सेस मुसलमान, जहां भी मतलब ऐसा अगर जाट और मुसलमान में कुछ आपस में मतभेद हो गए हैं तो उसको मतलब ऐसा प्रचारित करेंगे कि जैसे मतलब जाट हिंदू जाट है ही नहीं। तो इसलिए मतलब इनकी ऐसी मानसिकता को देखते हुए भाई मतलब शायद हमारी कौम का इस धर्म से, मतलब जो हिंदू धर्म है, ये हमारी जो जाट कल्चर है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता कहीं भी। तो जाट कौम का जो अपना कल्चर है वो एक बहुत ही मतलब वैज्ञानिक कह सके, उसने बहुत ही मतलब न्यूनतम, जिसको मतलब सबसे अच्छा कल्चर कह सकें, ऐसा कल्चर हमने अडोप्ट किया हुआ है। हिंदुओं का कल्चर, जैसे हिंदू धर्म का कल्चर है, वो तो मात्र सारा मिला जुला है। दक्षिण के हिंदुओं को देख ले, वहाँ के देख लो, मतलब उन्हें कोई गोत्र की परंपरा भी नहीं है। हाँ, जिस क्षेत्र में जाट बहुल क्षेत्र है, जैसे हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, पश्चिमी यूपी हुई, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश के इलाके, वहाँ जहाँ जहाँ मतलब जाट का कल्चर है, हमारा जो कबीलाई कल्चर है, उसमें मतलब हिंदुओं का कल्चर हमारे से मैच करता है, क्योंकि वो हमारे बीच में रहते हैं, हमारे कल्चर को उन्होंने फॉलो किया है। लेकिन जहाँ जाट नहीं है वहाँ अगर हिंदुओं का कल्चर देखेंगे तो वो कल्चर बिल्कुल ही मतलब उसमें मुस्लिम कल्चर में, उनके कल्चर में जैसे वो कहते हैं कि मुस्लिमों का कल्चर बहुत गलत है, ये तो मतलब अपने पेट की लड़की को, मतलब अपनी माँ की पेट की लड़की को छोड़ के किसी चाचा की, मौसेरी बहन किसी से भी शादी कर लेते, ये तो हिंदुओं में भी है। आप देख सकते हो, मतलब दूसरे राज्यों में जाए कहीं भी, आप मध्य प्रदेश में भी देख लो, पश्चिम बंगाल में भी देख लो, आप मतलब तमिलनाडु जहाँ भी हिंदू मतलब बहुसंख्यक में है, वहाँ होता है ऐसे ही। फिर हम किसी मतलब एक धर्म को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? तो इसलिए मतलब हिंदू धर्म का जो कल्चर है वो जाट कल्चर से बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। इसलिए अपना हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास रहा, जो आपका मानना है कि जो हिंदू धर्म है उससे जाट जो कृषक जाति है उसका कोई लेना देना नहीं, मतलब मिलता ही नहीं, हमारा कल्चर उनसे मैच ही नहीं करता। देख लो आप भाई, उनकी गोत्र व्यवस्था देख लो, उनके शादी का पैटर्न देख लो, रहने सहने का पैटर्न देख लो, कुछ भी देख लो, हमारा कल्चर उनसे मैच ही नहीं करता। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी, जहाँ भी हम तो कबीलाई लोग थे, खेती करते थे, खेती पर निर्भर करते थे। अपने गाँव में जैसे मतलब कहीं भी एक मतलब भूमि की पूजा करते थे भाई, भूमि की पूजा करके अपने एक शक्ति से, जैसे भूमिया खेड़ा बोल देते हैं भाई, वही होता था हमारे पास, तो एक उसी की हम पूजा करते थे। सारा मतलब 36 बिरादरी जितनी भी किस कृषि से जुड़ी हुई थी, सहायक जातियाँ थी जितनी भी कृषि की, वो सारी की सारी मतलब उस पर आज भी जाती हैं और कल भी जाती थी, जहाँ पर उनका कोई भी प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जैसे मंदिर व्यवस्था आई, जैसे कि आज से मतलब 70-60 मेरे गाँव में आज से 40-50 साल पहले मंदिर नहीं था, उसके बाद मंदिर बनने शुरू हुए। और जितना मतलब इन मंदिरों ने हमारा नुकसान किया, जो जाति में मतलब समाज को बांटा, मतलब आपस में इतना भेद इन्होंने करवाया कि अब हर जातियों के अपने अपने मंदिर खड़े हो गए शुरू। जैसे हमारा पैटर्न था, जो कृषि मतलब प्रधान हमारा समाज था, जाट समाज था, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे मतलब फोकस करता था भाई, जो मतलब अपना एक भूमि स्थल होता था जहाँ पे मतलब सभी जातियाँ मिलकर उसकी मतलब भूमिया खेड़ा जिसको बोलते थे, वहाँ आज भी सारी की सारी 36 की बिरादरी रह जाती है, और पहले भी जाती थी, वहाँ किसी को मना ही नहीं होती। हाँ, इस तरीके से। ये बताइए सर, आपने बात की जाट जाति की, जो आप अक्सर बात करते हैं छोटू राम की विचारधारा की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने कृषकों के लिए जो कार्य किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए, जो छोटू राम की यूनियनिस्ट पार्टी की जो विचारधारा थी। देखिए, छोटू राम जैसा व्यक्ति जिसने कृषि मतलब एक खुद कृषि की, उससे मतलब परिवार से बिलोंग था जिसका, तो
किस तरह से संघर्ष करके उसने मतलब जैसे जो साहूकार लोग थे उस टाइम भी किस तरीके से उसको दबाने का कुचलने का कार्य किया साहूकार लोगों ने। मतलब जो मतलब कृषि किसानों की उस टाइम की दशा थी बहुत ही निंदनीय दशा थी भाई। साहूकार अपनी तरीके से मतलब उन पर ब्याज भी लगाना, उनके मतलब बैल भी, ज़मीन भी, घर भी, सब कुछ कुड़क करना, ये प्रथा उस टाइम थी। सर छोटू राम के जिस टाइम उन्होंने यूनिस्ट पार्टी बनाई थी, सर सिकंदर हयात खान और सर छोटू राम ने, जो सर सिकंदर हयात का यूनाइटेड पंजाब के प्रधानमंत्री थे, तो उसी में मंत्री थे हमारे छोटू राम जी, जिन्होंने किसानों के लिए मतलब काफ़ी कानून बनाए, उनकी कुड़की बंद करवाई भाई, उनके लिए मंडी व्यवस्था की बातें अंग्रेज़ों से करके वो करवाई। तो अलग अलग ढंग में मतलब अलग अलग जातियों के, ऐसे नहीं कि खाली जाट जाति के लिए, जितनी भी जातियाँ थी भाई, कुर्मी जाति है या मतलब अपने जो दलित भाई हैं, जितनी भी जाति, सबके लिए मतलब जो भूमियार लोग थे उनके लिए कानून उसने, सर छोटू राम ने बहुत से कानून बनवाए, जिसके लिए मतलब अलग अलग लोगों ने उसको उपाधियाँ भी दी। जैसे अपने दलित समाज ने दीन बंधु कह के उसको वो किया भाई, मुस्लिम समाज ने रैब आजम की उपाधि उनको दी। तो इसलिए छोटू राम ने तो किसान कौम के लिए साथ साथ जितनी भी जाति किसान के साथ जुड़ी थी उनके लिए बहुत सारे कार्य किए। ये बताइए कि छोटू राम की जब बात आती है, बहुत बड़ा नाम हरियाणा प्रदेश के लिए, एक प्रदेश के नेता बन के, प्रदेश के आइडल बन के क्यों रह गए? ऐसी स्थिति पूरे देश में क्यों नहीं हुई कि उन्हें जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में पूजा जाता है और प्रदेशों में उस प्रकार से उनको नहीं माना जाता? उसके पीछे क्या कारण रहे? उनकी जो विचारधारा को एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया। देखिए मेरा मानना है कि सर छोटू राम की जो विचारधारा वो एक क्षेत्र में सिमट के रह गई, ये मतलब एक्सेप्ट करते हैं भैया ऐसा हुआ है। लेकिन वो सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि हमारी जो कौम थी वो कौम मतलब सबसे ज़्यादा अपना मेहनत कश कौम थी, अपना खेतों में काम करते थे भाई, अपना कृषि से जुड़े हुए थे, पशुपालन करते थे, उसी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। हम कलम के धनी नहीं थे। जिन लोगों के पास कलम की जिम्मेवारी थी उन लोगों ने हमारे साथ मतलब अच्छे तरीके से हमारा जो इतिहास था उसको अच्छी तरीके से नहीं लिखा, मतलब हमारा कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें नीचे दबाने की कोशिश की। यही कारण रहा है कि छोटू राम एक इतने बड़े लीडर हो गए, मतलब जिसने हर जाति के लिए कार्य किए और वो एक क्षेत्र का नेता बनकर रह गया। इसमें हमारी भी कमियां रही हैं बहुत सारी, क्यों हम भी अपने क्षेत्रवाद में बट के रह गए, अपने परिवारवाद की जो राजनीतिक पार्टी थी वो परिवारवाद में बट के रह गई। तो इसलिए छोटू राम की जो आइडियोलॉजी थी उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं हो सका। तो शायद आज की युवा पीढ़ी है जो वो काफ़ी अच्छी तरीके से छोटू राम को समझ चुकी है और अब इसकी आइडियोलॉजी पे काफ़ी काम भी हो रहा है। ये बताइए, किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 5 महीने के आसपास किसान आंदोलन को होने जा रहे हैं। दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए किसानों को 5 महीने होने को हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई समाधान का रास्ता नहीं नज़र आ रहा। आपको नहीं लगता कि आंदोलन की रणनीति को बदलना चाहिए? पहले तो ये बताइए, आपकी जो जर्नी रही इस आंदोलन में, आपका अनुभव वो साझा कीजिए दर्शकों के साथ। देखिए आंदोलन तो भाई उसी दिन से शुरू हो गया था हमारा, तो जिस दिन से मतलब 5 जून को ये काले अध्यादेश लेके आए थे उसी टाइम से हमने इस पे काम शुरू कर दिया था। भाई ये तो हमारे किसानों को मतलब मारने का एक डेथ वारंट सरकार ने निकाल दिया है, तो इस पे मतलब काम करना चाहिए। तो उसके बाद जैसे जर्नी बढ़ती गई, जो नेता लोग थे उनको हमने भाई इकट्ठा भी किया, उनको जितने हरियाणा के संगठन थे उनको मिल के उनसे बातचीत भी की इस पर क्या हो सकता है। तो आराम आराम से धीरे धीरे काफिला मतलब बढ़ता चला गया, कारवा आपस में जुड़ते लोग चले गए और एक बड़ा आंदोलन मतलब जिसकी अगुवाई पंजाब ने की, बहुत बड़े उस पर मतलब आंदोलन आज खड़ा हो गया। रही सरकार की बात, भाई सरकार से जैसे मतलब 11-12 दौर की वार्ता इन्होंने की है, तो सरकार की मंशा नहीं है कि मतलब वो किसानों को इसमें कुछ राहत दे, क्योंकि उन लोगों ने ये सारा का सारा प्लान जो मतलब आज का नहीं है, अभी मोदी का एक बयान आया था पीछे हमने पढ़ा भी होगा कि इन कानूनों को पे मतलब एकदम से कानून हम लेके नहीं आए हैं, इन पे काम पिछले 25 साल से हो रहा था। वो 25 साल का कहने का मतलब ये था, जिस टाइम भारत WTO की संधि में भारत ने हस्ताक्षर किए थे उसी टाइम भारत WTO के नियम के अनुसार अपनी व्यवस्था को चलाने वाला हो गया था। WTO का साफ निर्देश है, जितने भी देश है जब जो भी WTO के सदस्य हैं उनमें साफ निर्देश है कि आप किसानों को MSP नहीं देंगे, आप किसानों को सब्सिडी नहीं देंगे, ये उनकी प्रणाली है। भाई इस तरह से WTO काम करता है। पूरे वर्ल्ड के ओपन मार्केट होगी, ओपन रेट होगी, जो आपस में सभी देशों का व्यापार होगा, मतलब जिस तरह से मतलब कोई बाधाएं नहीं होंगी, जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट होगा वही गेहूं का रेट होगा। लेकिन उससे तो हमारा जो किसान है, यहाँ का किसान है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो पहले से जो मतलब सरकार 4-5% किसान है जिनको मतलब MSP मिलता है इस देश में, तो उनका सर्वाइव नहीं हो पा रहा। तो मतलब इस तरीके से तो मतलब ये जो कानून लेके आई, इनसे तो जो पूंजीपति लोग हैं, जो WTO के करार हुआ था हमारा, जो पूंजीपति लोगों के लिए एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो स्पेशल पूंजीपतियों के लिए है। सारा का सारा पूंजीपति के लिए क्यों है? क्यों इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो असेंशियल 1955 एक्ट है, जो मतलब सबसे ज़्यादा प्रभाव इन कानूनों को, उसमें उन्होंने बदलाव किया कि भाई अपना जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था 1955, उसमें बदलाव कर दिया। जो तिलहन था, अनाज था, तेल था, इनको उसने आवश्यक सूची से बाहर कर दिया।
कि भाई ये पहले क्या था, अभी 1955 में जब मतलब देश में अकाल पड़ेगा या कोई बाहर से आक्रमण होगा तो जितना भी स्टॉक होगा भाई, जो भी पूंजीपति हैं स्टॉक करे हुए हैं, तो सरकार को स्टॉक निकालना पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या इसमें वो कर दिया कि वो इन दोनों स्थिति में निकालना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी। अगर जैसे आलू का स्टॉक है, आलू का स्टॉक किसी ने लगा रखा और सरकार देश पे कुछ आपातकाल पड़ जाए, जैसे कोरोना की स्थिति आ रही है, सरकार कहता है कि भाई आप निकालो। अगर कंपनी ने कहता है कि मैं तो प्रोसेस करके बेचूंगा इसको, मैं तो चिप्स बना के बेचूंगा, या मैं तो इसका अचार बना के बेचूंगा, या मैं इसको कुछ और जैसे सब्जी बना के बेचूंगा, तो सरकार उसको फोर्स नहीं कर सकती। तो ये सीधा देखे तो मतलब एक पूंजीपतियों के गोदामों को भरवाने के लिए कि सारा का सारा अनाज एक बार पूंजीपतियों के वहाँ पहुँच जाए, और फिर उसके बाद जो मतलब उपभोक्ता है, क्यों जो किसान है, छोटे किसान है, वो भी आम रूप से देखें तो उपभोक्ता ही हैं भाई। अपना जैसे आप अनाज बेच के आए हैं, मंडी में अनाज बेच के आए हैं, तो और चीज़ है जैसे तेल है, दाल है, कुछ वो खरीदना, उसको खरीदना ही पड़ता है, ये तो मार उस पर पड़ेगी। और जो आम उपभोक्ता वो तो मरना ही मरना है इससे। तो ये तो मतलब एक पूंजीपतियों के लिए सरकार ने, इसलिए जो पूंजीपतियों ने इनको लिख के दिया, बना के दिया, वो सिर्फ मोदी ने सामने ही रख दिया भाई, ये देखो। ये तो हो गई समस्या बड़ी समस्या है किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए। ये मेरा सवाल है कि जो संगठन है जो आज किसानी का झंडा उठाए हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, उनके पास क्या रणनीति है आगे के लिए किसानों की जो आर्थिक समृद्धि के लिए? समस्या तो तमाम है लेकिन समाधान की बात कोई नहीं करता। समाधान क्या है इस चीज़ का कि किसानों की आर्थिक समृद्धि कैसे हो? देखिए, आर्थिक समृद्धि की बात करी भाई साहब, ये जैसे स्वामीनाथन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दायर दी थी भाई कि जो किसान है भाई, किसानों की इतनी आत्महत्या क्यों हो रही है। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भाई किसान की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण है कि उसको अपनी उसका फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा, जिसलिए किसानी लगातार घाटे में जा रही है और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसने कहा था कि भाई जो कॉस्ट 50% भाई, किसान की जो फसल है उसमें जितना कॉस्ट है उसका 50% जब तक किसान को नहीं मिलेगा, किसान की आत्महत्या जारी रहेंगी। लेकिन आज की जो मतलब किसान, जितनी भी किसान यूनियन है भाई, किसान नेताएं हैं भाई, वो चर्चा तो इस चीज़ पे कर रहे हैं भाई। पहले भी जो मतलब आंदोलन होते थे, किसान नेता सरकार के सामने अपना पक्ष रखते थे, वो C2 50% का रखते थे भाई। किसान को C2 50% मिलना चाहिए भाई, उसको जितनी कॉस्ट आई उसका 50% उसको प्लस में मिलना चाहिए। ये हमारी आंदोलन की लड़ाई होती थी। लेकिन सरकार ने क्या किया, हमारी आंदोलन की लड़ाई को बिल्कुल ऐसी तरह लाके खड़ा कर दिया, जो 3 कानून लेके आए हैं। मतलब ये तो जो पहली हमारी स्थिति थी उसी को बचाने के लिए आज हमने संघर्ष करना पड़ रहा। C2 50% तो बहुत बात की बात है, उसके तो कहीं जिक्र भी नहीं। अब अभी तो अपने जो अस्तित्व था हमारा, जिस अस्तित्व में हम जी रहे थे, उसी को बचाने का संकट खड़ा कर दिया। तो ये तो मतलब जो हमारे यहाँ किसान नेता हैं, जत्थेबंदियां हैं, इन्होंने इस चीज़ पे भाई संज्ञान लेना चाहिए किसानों का भी भाई। जो C2 50% है भाई, जैसे मतलब डीजल है, डीजल पे सब्सिडी की बात करें, C2 50% की बात करें, तो मतलब सरकार के सामने पक्ष रखने चाहिए इन्होंने, ताकि किसान की जो आर्थिक समृद्धि है वो कहीं ना कहीं उसका रास्ता खुले। संगठनों को आपका कहना है कि उनके सामने ये रोड मैप जो C2 50% फॉर्मूले की बात है वो रखनी चाहिए। अब तक 11 दौर की बातचीत में वो नहीं रखी गई है। नहीं, अभी तक तो इन्होंने कहा है कि भाई जो कानून है तीनों के तीनों ये वापस होने चाहिए और MSP पे कानून भी बनना चाहिए। देखिए, अगर ये तीनों चीज़ हो भी गई और MSP पे कानून भी मिल गया, तो MSP तो जैसे बात करें हम हरियाणा और पंजाब, भाई हरियाणा और पंजाब में तो MSP मिल रहा था भी किसानों को, फिर भी पंजाब में मतलब देश में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। कारण क्या है भाई? MSP तो मिल रहा है, लेकिन MSP तो उसकी जो फसल की कीमत है वो पूरी तो नहीं मिल रही उसको, तो इसलिए वो घाटे में जाने लग रहा है, वो मरने लग रहा है। तो इसलिए MSP प्लस जो C2 50% का, तो फार्मूला सरकार के सामने न रखना चाहिए। इस आंदोलन में आगे के लिए किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई देखिए, किसान जैसे 144-45 दिन हो गए आज आंदोलन को, कि शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं, और अभी तक जो आंदोलन रहा पूरा शांतिपूर्वक रहा है। सरकार ने अपना हर हथकंडा इस आंदोलन को मतलब विफल करने के लिए लगाया, चाहे उन्होंने मतलब आतंकवादी कह के, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट इसको कह के, मतलब जिस तरीके से उनको बदनाम करना था वो पूरा। कभी इसको कहते कि तो खाली एक जाटों का आंदोलन है, जैसे जाट आरक्षण में वही लोग इसमें आए हुए हैं। तो मतलब ये तो सरकार की जो आम जन इसके साथ जुड़ा है, जो छोटा व्यापारी था, दुकानदार था, वो सरकार की नीतियों को समझ चुका है कि नुकसान तो उनको भी है, कि वो भी उपभोक्ता है, जो आम जनमानस उनको भी नुकसान है। तो वो किसानों के समर्थन के साथ उनका समर्थन अब जुड़ गया, यह एक आम जनमानस का आंदोलन बन गया है। तो इसमें तो यही कहना चाहेंगे कि भाई जिस तरीके से शांतिपूर्वक अभी आंदोलन चल रहा है भाई, अभी देखते हैं कितने दिन और सरकार इसको मतलब हमारी मांगों को मानने के लिए वो करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सरदार संदीप मलिक, जिन्होंने बताया आगे का आंदोलन का रोड मैप और उनकी पिछले 11 साल की जो जर्नी रही आंदोलनों में, किस प्रकार से RSS से जुड़े और उसको छोड़ दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसके लिए ज़रूरी है ये वीडियो को जानना, और
भविष्य के लिए हमारे मेहमानों से जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।